तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। मैं हूं बबलू कुमार और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th इतिहास चैप्टर 5 यानी कि अर्थव्यवस्था और आजीविका के चैप्टर के जितने भी अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न सभी के उत्तर इस वीडियो में बारी बारी कर हम जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या कि अर्थव्यवस्था और आजीविका क्या है, अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसका हम पहले अति लघु देखेंगे, उसके बाद इसको लघु देखेंगे। टोटल इसमें 5 लघु है और 5 अति लघु है। टोटल 5 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से समझ में आ जाए, और चाहे तो आप इसे अपने कॉपी में लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमने अति लघु देखते हैं। देखिए, अति लघु का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। इसमें फैक्ट्री जो प्रणाली के विकास है हुए हैं, देखिए क्या है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। तो दो कारण देखिए, हम आंसर क्या लिखना है आपको, सिंपल से हम आंसर आपको लिखना है कि फैक्ट्री प्रणाली के विकास के दो कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से कारण? तो पहला कारण देखिए नई नई मशीनों का आविष्कार, क्या क्या नई नई मशीनों का आविष्कार करना। और दूसरा क्या है तो लघु एवं कुटीर, इन लघु और छोटे उद्योग को समाप्त हो जाने से शहरों में सस्ते श्रम की उपलब्धता। यानी कि पहला कारण यह है, दूसरा कारण यह आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 अब देखिए कुछ इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप कि बुजुर्गा वर्ग की उत्पत्ति औद्योगिक क्रांति की देन है। किसकी देन है? तो औद्योगिक क्रांति की देन है। बुजुर्गा वर्ग को कई बार मध्यम वर्ग के नाम से, इसे बुजुर्गा वर्ग को मध्यम वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिकरण अथवा औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में 3 तरह के वर्गों की उत्पत्ति हुई। कितने तरह के वर्गों की उत्पत्ति हुई? तो कहिएगा सर 3 तरह के वर्गों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन? तो नीचे आप देख सकते कौन, पूंजीपति वर्ग की, और दूसरा कौन वर्ग है? तो बुजुर्गा वर्ग या मध्यम वर्ग, और तीसरा वर्ग श्रमिक अथवा मजदूर वर्ग, जो कि गरीब वर्ग आते थे। ये तीन वर्ग आप देख सकते हैं। इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे। मानी कि 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग पूछा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इसका आंसर आप लिखिएगा सीधे से कि 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग कपड़ा उद्योग यानी कि सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, कच्चे माल पर आधारित उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग इत्यादि शामिल थे। यही सब उद्योग जो 18वीं शताब्दी में भारत के प्रमुख उद्योग थे, ये आपको लिख लेना है कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निरुद्योगीकरण क्या है? निरुद्योगीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य देखते हैं क्या हमारा इसका क्या तात्पर्य। तो इसका आंसर लिखिएगा सीधी भाषा में, ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी नीतियाँ। क्या है? ब्रिटिश सरकार की भारत, देखिए ध्यान से समझिएगा, ब्रिटिश सरकार की भारत विरोधी नीतियाँ और केवल अपने लाभ को ध्यान में रखकर किए गए उत्पादन के फलस्वरूप भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए। यानी कि इसका कहने क्या है कि ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज अधिकारी थे, कुछ ऐसे नियम बनाए थे कि जो कि सिर्फ उसको ही लाभ होता था। यानी कि जो गरीब परिवार के बच्चे, गरीब यानी कि जो गरीब है उनको कुछ लाभ नहीं होता था। सीधा से कहने का अर्थ यह हुआ ये वो जितने भी कानून लागू करते हैं, जितनी नीतियाँ बनाते हैं, तो वो अपने पक्ष में यानी कि अपने लाभ के लिए बनाते हैं। जो भी उसका नीतियाँ वो उन गरीब को लाभ ना होकर उनसे यानी कि अपने आप को लाभ होता था। सीधा कहने का यह था कि अपने को सरकारी अपने आप के बारे में सोचते थे, दूसरे के बारे में नहीं सोचते। इसी कहने का यह यानी कि भारतीय उद्योग उत्पादन के फल कहने का अर्थ देखिए यहाँ समझ, केवल अपने लाभ को ध्यान करनी ऐसी नीति बनाए जो कि उसके लाभ को यानी उसकी केवल ऐसा वो नीति बनाए जो कि सिर्फ उसका ही लाभ हो और किसी का लाभ नहीं हो। और जिससे देखिए लाभ होगा यानी कि केवल उसका ही लाभ होगा। समझ लीजिए, देखिए फिर समझिए क्या है कि ऐसी बात देखिए, ब्रिटिश सरकार को भारत विरोधी नीतियाँ और केवल अपने लाभ को ध्यान में रखकर किए गए उत्पादन के फल स्वरूप भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योग बंद होने के कगार, यानी कि कुछ ऐसी नीति बनाई जिसके कारण भारत के जितने भी छोटे बड़े उद्योग वो बंद होने के कगार पर पहुंच गए। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो
कुटीर उद्योग में लगे मजदूर शहरों की ओर पलायन करने लगे, यानी जो छोटे छोटे उद्योग में मजदूर काम करे तो वो शहर की ओर पलायन, शहर की ओर काम करने चले गए, यानी शहर में काम करने चले गए। भारतीय इतिहासकारों ने उद्योगों के बंद होने की इसी स्थिति को निरुद्योगीकरण क्या कहा इसको, तो निरुद्योगीकरण कहा। किसने कहा? तो भारतीय इतिहासकारों ने उद्योगों के बंद होने की इसी स्थिति को निरुद्योगीकरण कहा है। चलते हैं क्वेश्चन 5 के। क्वेश्चन 5 क्या है? क्वेश्चन 5 देखिए, औद्योगिक के उपयोग की नियुक्ति कब हुई और इसका उद्देश्य क्या था? औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई और इसके उद्देश्य बताना होगा। सिंपल चलते हैं, देखिए क्या है इसका आंसर। सिंपल से सीधा सीधी भाषा में लिखेंगे, औद्योगिक आयुक्त की नियुक्ति 1916 में कब हुई? तो 1916 ईस्वी में हुई। भारतीय उद्योग एवं व्यापारियों को भारतीय वित्त से संबंधित सहायता प्रदान करने का उद्देश्य इसका गठन सहायता करने के उद्देश्य से इसका गठन किया। किसके उद्देश्य से? तो भारतीय वित्त से संबंधित सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। समझ में आ गया? तो हो गया। देखिए 5 यहाँ अति लघु जब 5 समाप्त हुआ। अब चलते हैं हम लघु की ओर। चलते लघु, इसमें 5 लघु है, टोटल 5 लघु का भी हम इसमें आंसर देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि औद्योगिकरण से क्या समझते हैं? औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं हम क्या समझते हैं क्या है औद्योगिकरण से। देखिए औद्योगिकरण से हम क्या समझते हैं? देखिए आंसर क्या लिखिएगा, औद्योगिकरण का तात्पर्य उत्पादन प्रक्रिया में बदलाव होता है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन प्रक्रिया में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला। उत्पादन मानव द्वारा हाथों से न होकर मशीनों द्वारा भारी पैमाने पर होने लगा। यानी कहने का अर्थ जो उत्पादन जो मनुष्य अपने हाथों से खुद से न कर मशीनों के द्वारा करने लगे, और भी के बड़े पैमाने के बहुत अधिक मात्रा में। इसे ही औद्योगिकरण कहा गया है। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में। औद्योगिकरण का से तात्पर्य क्या हुआ? औद्योगिकरण एक ऐसा काल है, यानी कि ऐसा समय है जब मनुष्य अपने हाथों से काम, अब जानते हैं कि मनुष्य पहले अपने हाथों से काम करते थे, और धीरे धीरे विज्ञान यानी कि साइंस विकसित हुआ तो कुछ मशीनों का आविष्कार हुआ, जिसके कारण काम हाथों से न, मनुष्य अपने हाथों से न कर उस मशीन से करता था। इसी के बीच के समय को औद्योगिकरण कहते हैं, और इस क्रांति को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। और औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई? तब कहने से इंग्लैंड में। कहाँ से? ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कहाँ से? इंग्लैंड में। देखिए अब कहाँ से हुई थी? इंग्लैंड में। आपको याद रखना है इंग्लैंड में हुई थी। चलते हैं आगे, हम चलते क्वेश्चन 2 की ओर। क्वेश्चन 2 देख सकते क्या है, औद्योगिकरण ने मजदूर की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? औद्योगिकरण ने मजदूर की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? देखते हैं हम किस तरह प्रभावित किया। तो लिखेंगे इसका आंसर कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसके समझ छोटे उद्योग टिक नहीं सके। सीधा से बताइए, अगर बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो, छोटे उद्योग का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े उद्योग बने, जितने भी अच्छे काम बड़े उद्योग यानी उसमें काम अच्छे होंगे, इसीलिए छोटे उद्योग का कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि वो वहाँ पर टिक नहीं सका। सीधा सीधे कहने का अर्थ यह होगा। सामाजिक भेदभाव की शुरुआत, यानी सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हो गया। औद्योगिकरण ने मजदूर की आजीविका को इस तरह नष्ट और भ्रष्ट कर दिया कि उनके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं खरीदने के लिए भी धन नहीं रहा। यानी कि जो औद्योगिकरण मजदूर के आजीविका यानी कि रहन सहन को इस तरह प्रभावित किया कि वो अपने दैनिक जीवन में उपयोग आने वाली जितनी वस्तु है उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं बचे। इस प्रकार उसको नष्ट और भ्रष्ट कर दिया। आपको समझ सकते हैं आप कितनी कठिन संघर्ष में था हमारे औद्योगिकरण के फलस्वरूप हमारे मजदूर कितने संघर्ष में थे। अब आगे देखते हैं कि अब बेरोजगार मजदूर, देखिए और धन नहीं रहा, तो अब क्या, अब कोई भी आपको दिक्कत हो रहा था, अब क्या कर किसी की आवाज़ उठाएंगे। तब देखिए अब क्या हुआ कि अब बेरोजगार कारीगरों ने झुंड बनाकर घूमना शुरू किया। अब घूमने के फलस्वरूप मशीन तोड़ने लगे। देखिए कि कहाँ कहाँ मशीन है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि मशीन के चलते ही औद्योगिकरण शुरू हुआ। अगर मशीन नहीं रहेगा तब हम, अगर मशीन नहीं रहेगा तो मजदूर अपने हाथों से काम करेंगे, तो उनको श्रम ज़्यादा यानी कि उसमें पैसे मिलेंगे। अब मशीन आ गया तो सबका मशीन से होने लगा, जिससे मजदूर का काम मिलना बंद हो गया। इससे वो मशीन को तोड़ने लगे ताकि उसको काम मिले। अपनी स्थिति में सुधार की अपेक्षा उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया। इससे वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई। उन्होंने देखा कि ऐसी मशीन तोड़ने से उनकी स्थिति यानी कि उसकी स्थिति में सुधार होने लगा, तो उन्हें ये एक आंदोलन छेड़ दिया, और इस प्रकार इसे वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई। इससे किसकी शुरुआत हुई? वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई।
देखिए असलम पद्धति की शुरुआत क्या है, असलम पद्धति की शुरुआत कैसे हुई थी, छोटे, देखिए इसका आंसर क्या हुआ लिखेंगे अब, देखिए लिखेंगे क्या इसके अंदर, देखिए चलते हैं देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देखिए छोटे, गंदी और अस्वस्थ कार्य यानी कि अच्छी गंदी यानी कि अस्वस्थ कार्य स्थान जहाँ फैक्ट्री मजदूर निवास करते हैं और वैसे आवासीय स्थलों को असलम कहा है। असलम कैसे कहते हैं, जैसे कि आप कभी मुंबई में देखेंगे कि एक तरफ बड़े बड़े फैक्ट्री है, बड़े बड़े फैक्ट्री है, बड़े बड़े बिल्डिंग, उसी के बगल में आप देखेंगे एकदम झोपड़पट्टी है ना, हजारों झोपड़पट्टी, उसी को असलम कहा जाता है। दुनिया ऐसी लगता है कि भारत का सबसे बड़ा असलम बस्ती कहाँ, तो मुंबई में। देखेंगे एक तरफ बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, और उसके बगल में ही हजारों झोपड़पट्टी यानी कि मजदूर के रहने के लिए जो फैक्ट्री के मालिक है उन्होंने उसके लिए घर बना दिया ताकि आप फैक्ट्री के बगल में रहे, ताकि आप जल्दी काम पर आ जाए और कोई दिक्कत ना हो। इस पर आप आगे देखेंगे और आपको समझ में आएगा। असलम आप समझ गए। देखिए औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए। अब जानते हैं औद्योगिकरण के बड़े बड़े कारखाने स्थापित, क्योंकि मशीन का विकास हो गया है जिसमें काम करने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद गाँव से आने। और देखिए कारखाने स्थापित होंगे तो ये जरूरी कारखाने स्थापित होंगे तो जरूरी मजदूर की आवश्यकता, बिना मजदूर के कोई कारखाना कैसे चलेगा, इसलिए बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो, उसके लिए मजदूर की आवश्यकता हो गया, मजदूर गाँव से आने लगे और वहाँ उनके रहने के लिए कोई मजदूर गांव से जाने लगे तो वहाँ गांव से शहर में गए, लेकिन वहाँ उनके रहने के लिए कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो क्या हुआ, व्यवस्था नहीं थी तो मजदूर कारखाने के निकट है। अब उनका फैक्ट्री मालिक को ऐसा मानना था कि मजदूर अगर कारखाने के फैक्ट्री के मालिक को चाहते थे कि मजदूर फैक्ट्री के निकट रहे, तो इसीलिए कारखाने के मालिक ने उनके लिए छोटे छोटे घर बना दिए। तो आगे देखते क्या कैसे घर बनाए। जैसे देखिए छोटे छोटे मकान बनवा दिए जिसमें सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसमें कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इनमें हवा, पानी और रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। इसमें देख सकते हैं कुछ भी की व्यवस्था ही नहीं थी। देखिए हवा पानी कुछ, हवा नहीं रहेगा तो आदमी जिएगा कैसे, देख सकते हैं। चलते आएंगे हम। देखिए न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसका क्या उद्देश्य था, देखते हैं क्या इसका उद्देश्य क्या था। लेकिन क्या देश की आज़ादी के बाद भारत सरकार ने मजदूरी की आजीविका को ध्यान में रखते हुए 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। कब गया, 1948 में न्यूनतम मजदूर कानून पारित किया। इसके तहत मजदूरों को काम करने के घंटे यानी जितने देर काम करते थे उसके घंटे और उनकी मजदूरी तय की गई। यानी कि इसके तहत यानी जो न्यूनतम मजदूरी कानून है उसके तहत मजदूरों के काम करने घंटे और उनकी मजदूरी तय की गई। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने पर पाबंदी लगाई गई और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को काम करने के घंटे भी निर्धारित किए गए। यही था इसमें, ये न्यूनतम मजदूरी कानून में यही हुआ था। अब देखिए इसका उद्देश्य अभी देख ही सकते हैं क्या हुआ था। यानी कि सिंपल से इसमें काम करने का कितने घंटा काम करना और कितना पैसा मिलेगा, यही सब इसमें हुआ था बातचीत। कब पारित हुआ था, तो 1948 में। ध्यान में रखना। अंतिम क्वेश्चन देखिए अति लघु का अंतिम क्वेश्चन देखिए, कोयला में लोहा उद्योग में औद्योगिकरण की गति प्रदान की है कैसे। अब पता है जानते हैं कि कोयला और लोहा उद्योग के औद्योगिकरण, देखिए कोयला और लोहा उद्योग ने यानी कि जो कोयला और लोहा फैक्ट्री ने वो औद्योगिकरण को गति प्रदान किया, लेकिन कैसे किया जो आपको बताना था। इसका आंसर देखते हैं। आंसर आप देख सकते हैं क्या, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को कोयला में लोहा उद्योग ने काफ़ी ज़्यादा गति प्रदान की। कैसा गति, काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ी गति प्रदान की है। या कहें कि औद्योगिकरण को शुरू करने में कोयला में लोहा उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बड़े बड़े कंपनी और कारखाने खड़ा करने में लोहा की आवश्यकता थी। कोई भी कारखाने खड़ा करने में, कोई भी कारखाने को बनाने में लोहा की आवश्यकता थी। लोहा की जननी यानी कि लोहा को सभी फैक्ट्री यानी सभी उद्योगों की जननी भी कहा जाता है। देख सकते हो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कभी उद्योग की जननी किसे कहा जाता है, तो लोहा को। तब देख सकते हैं क्योंकि लोहा को सभी उद्योगों में स्थापित करने में, लोहा को जितने भी उद्योग है उसको स्थापित करने में इसकी आवश्यकता पड़ती थी। जबकि कंपनी को चलाने के लिए प्रारंभ में ऊर्जा के रूप में कोयला का इस्तेमाल होता था। आप जानते हैं कि पहले ट्रेन भी जो है वो कोयला की सहायता से चलता था। पहले पेट्रोल डीजल नहीं हुआ करता था, वो कोयला की सहायता से ही चलता था। उसी प्रकार उद्योग यानी कारखाने भी कोयले की सहायता से चलते थे।
कोयले का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार यह खाना गलत नहीं होगा कि कोयला एवं लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कोयला और लोहा उद्योग ने औद्योगिकरण को गति प्रदान किया। तो यह हुआ पूरा समाप्त। अब जैसा कि देख सकते हैं, और आज यह हुआ टोटल क्वेश्चन चैप्टर 5 का अति लघु समाप्त हुआ। टोटल 5-5-10 क्वेश्चन थे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इस प्रकार था सभी का आंसर। इस सभी के आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे आप चाहे तो कॉपी में लिख भी सकते हैं, नहीं अन्यथा भी इसे याद करना चाहते हो तो याद भी कर लें। और इसका और ऐसे अनेक वीडियो के लिए हमारे चैनल को आपको साथ जुड़ जाना है, तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और अभी तक और अंत तक आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपका लाइक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और साथ में इस वीडियो में आपको कोई भी दिक्कत बुझाया तो नीचे आपको कमेंट कर देना है कि सर यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर सुधार करने की आपको आवश्यकता है, क्या कमेंट आपको करना है, क्या करना है कमेंट। तो कमेंट कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू। खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए। तो जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।